सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा कि हम लोग पिछले कई महीनों से फल दीपिका पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, आज की कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 176 तक पहुंच चुके हैं। आज की कक्षा में नीच भंग राजयोग हम लोग कुंडली में कैसे देखते हैं, पुस्तक का आधार मानकर हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक शब्दों को समझेंगे। कुछ विषय वस्तु ऐसी होती है कि पुस्तक के पन्नों पर समझना अत्यावश्यक हो जाता है। वही विषय वस्तु के अंतर्गत, हालांकि पुस्तक के अंतर्गत जितनी बातें हैं सब लोग सभी विषय वस्तु को पुस्तक को आधार ही मानकर पुस्तक के पन्नों पर ही समझना चाहिए, परंतु कुछ विशेष वस्तु ऐसे हो जाते हैं जिसको पुस्तक के बिना समझा ही नहीं जा सकता। नीच भंग राजयोग भी कुछ ऐसा ही है। तो आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के 176 पृष्ठ में जो नीच भंग राजयोग दिया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह का नीच राशि में होना खराब माना जाता है, खराब योग माना जाता है। यह नुकसानदायक होता है, हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं भी देता है, बीमारियां भी देता है, कई प्रकार के स्थितियां उत्पन्न करता है जिससे हम समस्याओं से घिर जाते हैं। किंतु कभी कभी ग्रह नीच राशि में स्थित होकर भी बहुत उत्तम प्रभाव दिखाते हैं, अर्थात उनके नीच होने का जो दोष होता है वह भंग हो जाता है। अब यहाँ पर उत्तम प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन यह राजयोग लिखा गया है, नीच भंग राजयोग। राजयोग का मतलब यह हुआ संपन्नता की ओर लेकर जाना। अगर ग्रह नीच है, भंग हो रहा है, तो वह संपन्नता की तरफ लेकर जाएगा। ये नहीं कि नीच होने के सभी गुण उनके समाप्त हो गए। ढेर सारे बात होते हैं, बीमारी है और भी समस्याएं हैं, तो उसमें यह नीच भंग राजयोग प्रभावी नहीं होता। अगर ग्रह नीच का है तो बीमारियां देते ही देते हैं और वह फायदेमंद साबित होते हैं। ऐसा कब होता है, नीचे के 5 श्लोकों में बतलाया गया है। और भी यहाँ पर कई पन्ने हैं, 3-4 पन्ने हैं, हम लोग सभी पन्नों को समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी के जन्म के समय में कोई ग्रह नीच राशि में पड़ा हुआ हो तो वह नीच भंग कैसे होता है, यहाँ पर दिया गया है। तो इस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र, और जो ग्रह नीच है उसका उच्चा नाथ भी चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। यह बल्कि उत्तम राजयोग है। कहने का मतलब कि जिस राशि जो ग्रह नीच का है और जिस राशि में नीच का है उस राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो और उसका उच्चा नाथ भी चंद्रमा से केंद्र में हो तब। अब ऊंचा नाथ के बारे में नीचे बतलाया जा रहा है कि ऊंचा नाथ क्या है। ऊंचा नाथ का शाब्दिक अर्थ, ऊंचा नाथ शब्द का क्या अर्थ है, इसके अर्थ में मतभेद है। मान लीजिए कि शनि मेष राशि में नीच का है तो इसका ऊंचा नाथ कौन हुआ, ऊंचा नाथ कौन हुआ। एक मत तो यह कि शनि तुला राशि में, नाथ, नाथ मीन्स मालिक, माने जिस घर का जो मालिक है। हाँ तो पुस्तक में तो दिया ही जा रहा है, पुस्तक के शब्दों को तो पूरा हम लोग पढ़ें। एक मत तो यह है कि शनि तुला राशि का उच्च का होता है और तुला का स्वामी शुक्र है, इस कारण उच्चानाथ शुक्र हुआ। दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है और मेष में सूर्य उच्च का होता है, इस कारण उच्चनाथ सूर्य हुआ। हमारे विचार से पुस्तक के टीकाकार का लिखना है कि गोपेश्वर कुमार ओझा जी जो हैं उनका कहना है, जो इस पुस्तक के टीकाकार हैं उनका लिखना है कि पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है। सूर्य का ऊंचा नाथ मंगल, चंद्रमा का ऊंचा नाथ शुक्र,
बुध का ऊंचा नाथ बुधि हुआ, बृहस्पति का ऊंचा नाथ चंद्रमा, शुक्र का ऊंचा नाथ बृहस्पति, शनि का ऊंचा नाथ शुक्र, जैसा कि ऊपर समझाया गया। अब यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि इसके लिए क और ख दो शर्त बतलाई गई है, जब दोनों पूरी होगी तभी नीच भंग होगा। अब नीच भंग की एक और योग बताते हैं। टीकाकार इस श्लोक में कहते हैं कि जो ग्रह नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो। जो नीच राशि में ग्रह है उसका स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो। जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चा नाथ लग्न से केंद्र में हो, या जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चा नाथ चंद्रमा से केंद्र में हो। इन चारों परिस्थितियों में नीच भंग हो जाएगा, परंतु इस अर्थ से सहमत नहीं है, क्योंकि मूल संस्कृत श्लोक में अपि शब्द आया है जिसका अर्थ है कि जो ग्रह नीच राशि में है उसका स्वामी और उसका उच्चा नाथ अर्थात दोनों भी, केवल एक नहीं। अब इसको हम लोग कुंडली में कैसे समझेंगे? हम लोग पूरी बातों को पढ़ लेते हैं। एक बार आप लोगों के पास में भी फल दीपिका पुस्तक है, आप लोग भी पढ़ें, और साथ में जब लग्न कुंडली पर हम लोग जब इसी सभी सूत्रों को लगाएंगे तब वहां पर पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मूल श्लोक में लिखा गया है कि चंद्र लग्नात्, जिसका श्री सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने अर्थ बतलाया है कि चंद्रमा से या लग्न से। परंतु यदि दोनों से अभिप्राय होता तो मूल संस्कृत में चंद्र लग्नात् यह पंचमी का एक वचन नहीं आता। चंद्र लग्नात् का अर्थ है चंद्र लग्न से, अर्थात चंद्रमा जिस राशि में है उससे। यहाँ पर स्पष्ट हो गया ना कि चंद्र लग्नात् एक ही वचन है तो कोई एक ही हो गया। इस श्लोक में दी गई चार शर्तों को अलग अलग चार योग मान लेंगे तो प्रायः सभी नीच ग्रहों का भंग हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रह नीच राशि का है उसका स्वामी यदि लग्न से केंद्र में हो तो चार घर इसके अंतर्गत आ गए, चंद्रमा से केंद्र में हो तो चार घर और इस परिभाषा में आ गए, या उच्चनाथ लग्न से केंद्र में हो तो चार घर और इसमें आ गए, या चंद्र से केंद्र में हो तो भी चार घर आ गए। इस प्रकार 16 निर्दिष्ट स्थानों में कहीं भी न कहीं वह ग्रह आ ही जाएगा, यानी कि अधिकांशतः ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। लेकिन अब 29वें श्लोक में हाँ इस प्रकार 16 निर्दिष्ट कहीं ना कहीं आ जाएगा, परंतु आगे भी और इसके बारे में दिया गया, सो पढ़ लिया जाए। एक टीकाकार यह भी अर्थ करते हैं कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस राशि के नीच राशि का स्वामी, यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी या उस नीच ग्रह का ऊंचा नाथ उस नीच ग्रह से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। इस सूत्र कितने आसान हैं, लेकिन समझना मुश्किल है या बिल्कुल आसान है? हमें तो बहुत आसान दिख रहा है समझना इसे। क्या आप लोग इस सूत्र को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा गुरुजी, लेकिन अच्छा। सूत्र पर बैठाना थोड़ा सा कुंडली लगेगा तब हाँ वहां पता चलेगा। हाँ हाँ, तो कुंडली कुंडली बनाएगा, इसीलिए तो जब कठोर शब्द है तो उसको पुस्तक में पढ़ना होता है ना। अब जी यहाँ जी। पर यह भी दिया गया है कि यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो नीच राशि का स्वामी और जो ग्रह नीच का है उसका ऊंचा नाथ दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग है। यहाँ भी उच्च नाथ के दो अर्थ हो सकते हैं, परंतु यही अर्थ लेंगे जो नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी उच्चनाथ कहलावेगा, जो पहले बतला दिया गया। अब एक और नीच भंग राजयोग बताते हैं, यह मैं नहीं बतला रहा हूँ, यह मंत्रेश्वर मुनि जी की पुस्तक है और गोपेश कुमार ओझा जी का टीका किया हुआ है। तो अब यह उनकी बातें हैं। हम सबों को पुस्तक के प्रणेता पुस्तक के टीकाकार का नाम अवश्य लेना चाहिए और उनको अंतर्मन से जरूर अभिवादन करना चाहिए कि इतने यह कठोर शब्द, अब देखा जाए यह जो संस्कृत के इतने कठोर शब्द हैं,
क्या इसका अर्थ हम लोग सही ढंग से समझ, जब टीका नहीं समझ पाते हैं, टीका समझने में कठिनाई होती है, तो संस्कृत समझने में कितनी कठिनाई होगी। इसलिए टीकाकार को तो बार बार हम लोगों को नमन करना ही चाहिए। जिस राशि में नीच ग्रह हो, उस राशि का स्वामी यदि नीच ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो नीच भंग राज हो। यदि ग्रह नीच ग्रह 6, 8, 12 में हो, यानी कि खराब भाव में हो, दो स्थान में हो, त्रिक भाव में हो, तो इतना अच्छा रोज राजयोग नहीं होगा। किंतु यदि सुस्थान में हो और नीच भंग राजयोग हो, नीच भंग हो रहा हो, तो अच्छा योग बन जाता है। या हो गया। अब यहाँ पर इसका कुछ विशेष बातें दी गई है, जो यह पुस्तक की बातों से अलग है, जो समझाने के लिए दिया गया है कि 27 श्लोक का एक अन्य अर्थ भी हो सकता है कि यह कि कोई ग्रह नीच हो तो उस नीच राशि का स्वामी जो ऊंचा नाथ है, वह उच्च नाथ यदि केंद्र में हो और नीच भंग राज हो। उदाहरण के लिए सूर्य यदि नीच राशि का है, सूर्य नीच राशि का है, तो तुला राशि का नाथ शुक्र है। सूर्यदेव नीच होंगे तो किस राशि में होंगे? तुला राशि में होंगे, उसके स्वामी शुक्र है। यदि शुक्र उच्च का है तो नीच भंग हो जाएगी। इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि कोई यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो तो इस नीच राशि का स्वामी अथवा नीच ग्रह का उच्चा नाथ दोनों में से कोई भी एक जन्म लग्न या चंद्र लग्न से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। जब कोई ग्रह नीच राशि में हो, जब कोई ग्रह नीच राशि में हो और उस नीच राशि का स्वामी, जब कोई ग्रह नीच राशि में हो और उच्च नीच राशि का स्वामी और नीच ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उसका स्वामी दोनों लग्न से केंद्र में हो तो नीच भंग राजयोग होता है। यह सूत्र तो पूर्व में भी दे दिया गया है, इसकी पुनरावृत्ति हो गई है। और यहाँ पर भी लिखा जा रहा है कि 26 से 30 अंश तक, 26 से 30 श्लोक तक नीच भंग राजयोग दिए गए हैं। इसमें कईयों में पुनरावृत्ति है, यानी कि दोबारा तिबारे भी आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ एक दो सूत्र और है इसके अलग से, जैसे कि अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में नीच का है और नवांश में अगर वह उच्च राशि में बैठ जाता है तो नीच भंग हो जाता है। यह भी सूत्र है। दूसरा एक यह भी सूत्र है कि यदि कोई ग्रह नीच का है और वक्री है तो नीच भंग हो जाता है। यह भी सूत्र है। तो सभी सूत्र एक ही पुस्तक में नहीं देखने को मिलते। जिन ऋषि मुनियों को जो प्रेरणा मिली तपस्या करने पर या ईश्वर भक्ति से, वह उन्होंने अपना लिखा। लेकिन कई पुस्तकों में यह भी दोनों बातें दी गई है। हम सबों को इसको भी नहीं भूलना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसी विषय वस्तु को उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरे, सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी सर्वमंगल मांगल्ये। दो
3 4 मंगल 5 6 7 8 12 1 देवगुरु बृहस्पति केतु राहु चंद्रमा सूर्य बुध शुक्र शनि। हो गए सभी ग्रह कुंडली में। जी गुरुदेव। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि नीच भंग राजयोग कैसे होगा। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिए, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। तो नीच भंग राजयोग के कई सूत्र होते हैं। सबसे पहले नीच भंग राजयोग पर हम लोगों को यह समझना चाहिए कि राजयोग यह शब्द है, तो जब भी किसी ग्रहों का नीच भंग होता है तो अपने गुण धर्म एवं स्थिति के आधार पर संपन्नता समृद्धि की ओर लेकर जाते हैं। यह भी एक धन के लिए अच्छा राजयोग माना जाता है। सबसे पहला सूत्र जो है नीच भंग राजयोग का, सबसे पहला सूत्र है नीच भंग राजयोग का कि यदि कोई ग्रह नीच का है और नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में है, नीच राशि का स्वामी, यहाँ पर नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में है। अब सबसे पहले यह देखा जाए कि इस उदाहरण कुंडली में कितने ग्रह नीच के हैं। तो एक तो मंगल देव नीच के हैं, दूसरा बुध देव भी नीच के हैं। क्या इन दोनों ग्रहों का नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम लोगों को यही सूत्रों के सहारे समझने हैं। तो यदि अब सूत्र समझे, यदि नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो एक, तो अब यहाँ पर तो मंगल की नीच राशि के जो स्वामी है चंद्रमा खुद हैं, तो जब चंद्रमा खुद है तो देखा किया जाएगा तब तो नीच भंग हो ही गया। लेकिन इसके भी कई प्रारूप हैं, हम सबको सही प्रारूपों को समझना होगा। फिर बुध पर लगाकर देखते हैं कि नीच राशि का स्वामी क्या चंद्रमा से केंद्र में है। तो बुध देव जो नीच के हैं तो उनका स्वामी कौन है, तो बुध देव का नीच का स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है, ठीक है। परंतु इस चंद्रमा से जो केंद्र में की बात कही गई, उसमें चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक है, चंद्रमा का शुभ होना आवश्यक है, चंद्रमा को अच्छे गुणों से होना आवश्यक है। यहाँ चंद्रमा खुद नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है। यहाँ पर एक एक कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो गए हैं। यहाँ पे 3 ग्रह नीच के हैं। अब चंद्रमा जहां नीच का है तो क्या चंद्रमा के नीच राशि का स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में है, तो चंद्रमा से नीच ग्रह का स्वामी लग्न या केंद्र से नहीं है। बुध का जो नीच ग्रह का स्वामी है वह चंद्रमा से, नीच ग्रह का जो स्वामी है वह चंद्रमा से केंद्र में है। परंतु यह क्या है, तो चंद्रमा ही कमजोर है। इसके दो दो शुक्र और बतलाए जाए, इसके दूसरे भी है। जो ग्रह नीच का है उसका ऊंचा नाथ भी चंद्रमा से केंद्र में हो। तो ऊंचा नाथ के बारे में क्या बतलाया गया है, यह बतलाया गया है पुस्तक में कि यदि अगर शनि नीच का हो तो इसका ऊंचा नाथ कौन हो गया,
यदि शनि नीच का है तो उसका ऊंचा नाथ कौन हुआ? शनि नीच का है तो उसका ऊंचा नाथ। तुला राशि बोलिए। अभी तो हम लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में यह पढ़ा था कि एक एक शब्द में फल दीपिका पुस्तक हम उलट रहे हैं, वहां पर लिखा गया है कि मान लीजिए कि शनि मेष राशि का नीच का है, इसका ऊंचा नाथ कौन हुआ? तो एक मत से शनि तुला राशि में मंगल। उचका होता है। तुला राशि में शनि की एक ही बात पर पहले समझे फिर उसको आगे बढ़े, जो बोला जा रहा है उसको समझे, उस आधार पर प्रश्नों का क्या जवाब हो सकता है। विषयांतर होंगे तो फिर हम लोग गलत चले जाएंगे। लिखा गया है पुस्तक में कि मान लीजिए कि शनि मेष राशि में नीच का है, इसका ऊंचा नाथ कौन हुआ? तो एक मत तो यह कि शनि तुला राशि का उचका होता है, तो तुला का स्वामी शुक्र हुआ, इस कारण से शुक्र ऊंचा नाथ हुआ। दूसरा मत यह है कि शनि मेष राशि में है तो मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, इस कारण सूर्य ऊंचा नाथ हुआ। हमारे विचार से लेखक की वजह से पहला अर्थ विशेष उपयुक्त है, इसलिए कि सभी राशि में अब यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया, तो इस राशि में उच्च का कौन सा ग्रह होता है? 8 नंबर की राशि में तो कोई उच्च का ग्रह होता ही नहीं, यह नियम तो लगेगा। पहला ही नियम सही है, पहला नियम सही है, चाहे यह सूत्र चंद्रमा पे लागू नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि किसी भी ग्रह का ऊंचा नाथ कौन होगा। गुरु जी मंगल नीच में यहाँ है, तो यहाँ तो ऊंचा नाथ चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा ऊंचा तो वृक्ष राशि में होता, तो शुक्र हो गया, होना चाहिए। चंद्रमा का ऊंचा नाथ शुक्र हुआ, मंगल का ऊंचा नाथ? मंगल का ऊंचा नाथ मंगल का शनि मंगल का ऊंचा नाथ शनि हुआ। मंगल जिस राशि में उच्च का होता है, सूर्य का ऊंचा नाथ मंगल हो गया, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, इसलिए सूर्य का ऊंचा नाथ मंगल हुआ। फलदीपिका पुस्तक के 176 पृष्ठ के अंत वाली लाइनों में पढ़ेंगे आप लोग। हम लोगों ने तो अभी कुछ क्षण पहले पढ़ा ही था, पुस्तक अभी भी मेरे पास में है, सामने ही रखी हुई है। हम लोगों को विषयांतर नहीं होता, विषयांतर जो ही होते हैं गड़बड़ हो जाता है, ध्यान टूट जाता है। और समझ गए गुरु जी। हमारे कहने का मतलब यह है, ठीक है, कहने का मतलब यह है हम लोगों को यहाँ पर तो तर्क वितर्क करके केवल ज्ञान ही तो बढ़ाना है, जितना तर्क होगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। बगैर तर्क का ज्ञान होता है कहीं? नहीं होता। तो अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोग यहाँ पर ऊंचा नाथ लिख ही लेते हैं, सूर्य का ऊंचा नाथ, तो सूर्य का ऊंचा नाथ सूर्य किस राशि में उच्च का होता है? तो मेष राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य का ऊंचा नाथ मंगल हो गया। चंद्रमा का ऊंचा नाथ, चंद्रमा किस राशि में उच्च का होता है? 2 राशि में, नंबर की राशि में, तो शुक्रदेव ऊंचा नाथ हो गए। मंगल का ऊंचा नाथ कौन हुआ? मंगल शनि की राशि में उच्च क्या होता है, तो शनिदेव ऊंचा नाथ हो गए। बुध का ऊंचा नाथ कौन हुआ? बुधदेव 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो बुध के ऊंचा नाथ स्वयं बुधदेव हो गए। बुध गुरु के ऊंचा नाथ कौन हो गए? तो गुरुदेव 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो गुरु का ऊंचा नाथ चंद्रमा हो गया। शुक्र की बात करें तो शुक्रदेव 12 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो शुक्र का ऊंचा नाथ गुरुदेव हो गए। शनि के ऊंचा नाथ कौन हुए? शनि के ऊंचा नाथ, शनि 7 नंबर की राशि में उच्च का होता है, तो शुक्रदेव हो गए। यही हुआ ना, यही हुआ, शनि का ऊंचा नाथ शुक्र हो गया। तो अब यह समझ, अब पुनः वहीं जहां से शुरू किए थे हम लोग, हल्का सा नहीं समझ में पाने के कारण पूरा हम लोग वहीं जरे पे चले गए। तो अब यहाँ पर तीनों ग्रहों पर यह सूत्र लगाकर देखा जाए कि क्या यह सूत्र है, तो सूत्र यह है कि जिस नीच राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में हो, तो अब यह नियम तो मंगल पे नहीं लगता, या नीच राशि का स्वामी, तो नीच राशि का स्वामी चंद्रमा स्वयं है, तो यह मंगल से केंद्र में हो गया। चलिए इसके बाद में चंद्रमा भी नीच राशि का है, तो क्या चंद्रमा
जिस राशि में उसका स्वामी लग्न या चंद्रमा से केंद्र में है तो मंगल नहीं है, यह नियम चंद्रमा पर लागू नहीं हुआ। अब बुध पर आते हैं, बुध का जो स्वामी है वह क्या चंद्रमा से केंद्र में है, तो बुध जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी गुरुदेव चंद्रमा से केंद्र में है, यह हुआ। लेकिन साथ में यह है कि इसका ऊंचा नाथ भी चंद्रमा या लग्न से केंद्र में हो, तो मंगल का ऊंचा नाथ कौन हुआ, मंगल का ऊंचा नाथ शनि है, शनि भी चंद्रमा से केंद्र में है या नहीं है, तो चंद्रमा से केंद्र में नहीं है, लग्न से भी केंद्र में नहीं है, तो मंगल पर यह नियम लागू नहीं हुआ, मंगल का नीच भंग नहीं हुआ। जब दोनों ही सूत्र लगेंगे तब होगा चंद्रमा का ऊंचा नाथ। चंद्रमा का ऊंचा नाथ कौन होता है, चंद्रमा का ऊंचा नाथ शुक्रदेव होते हैं, तो शुक्रदेव भी लग्न या चंद्रमा किसी से भी केंद्र में नहीं है, तो यह नियम इन पर भी नहीं लगा, तो चंद्रमा का तो नीच भंग हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का भी नहीं हुआ, तो गड़बड़। अब इसके बाद में बुधदेव की बात करते हैं, तब बुधदेव का ऊंचा नाथ देवगुरु बृहस्पति, बुधदेव का ऊंचा नाथ नहीं, बुधदेव का ऊंचा नाथ बुधदेव ही, क्योंकि बुधदेव 6 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, तो उसके स्वामी स्वयं वो होते हैं, तो न लग्न से केंद्र में है न चंद्रमा से केंद्र में है। तो इस नियम से क्या यह तीनों में कोई ग्रह नीच का नीच भंग हुआ या नहीं हुआ, इस नियम से किसी भी ग्रह का नीच भंग नहीं हुआ। अब हम लोग दूसरी बातों को लेकर चलते हैं कि नीच भंग होने के लिए और भी बातें बतलाई गई है, वह क्या बात है, तो जो ग्रह नीच राशि में हो उसका स्वामी, जो ग्रह नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो या चंद्र लग्न से केंद्र में हो, तो यह सूत्र मंगल पर लागू नहीं होता, क्योंकि इसका नीच राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो यह लग्न, तो जिस राशि का स्वामी, अब यहाँ पर देखिए लग्न से, अब मंगल नीच का है, तो जो ग्रह नीच राशि में हो उसका स्वामी लग्न से केंद्र में हो, तो चंद्रमा तो लग्न से केंद्र में है, लेकिन लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि चंद्रमा स्वयं नीच का है। अगर चंद्रमा नीच का नहीं होता तो यह नियम लागू मंगल पर हो जाता, क्योंकि नीच भंग का मतलब हो रहा है कि कोई उठा रहा है, तो उठाने वाला ताकतवर होगा तब तो उठा पाएगा, उठाना तो चाहता है लेकिन इसके पास में स्वयं ताकत नहीं है। अब इसके बाद में चंद्रमा से केंद्र में की बात होगी। अब यहाँ पर अब चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी मंगल, जो लग्न से भी केंद्र में नहीं है, चंद्रमा से भी केंद्र में नहीं, यह भी नियम नहीं लागू हुआ। बुध जिस राशि में है उस राशि का स्वामी क्या लग्न या चंद्रमा से केंद्र में है, तो दोनों से ही केंद्र में है, तो बुध पर यह नियम लागू हो जा रहा है। बुध पर लागू हुआ कि नहीं हुआ, बुध बुध गुरु जी कुंभ राशि में, मीन राशि में, तो मीन राशि में तो जो बोतबा बोल रहे हैं उसको समझना चाहिए ना कि बस हम जो सूत्र बोल रहे हैं तो वो लागू हुआ कि नहीं हुआ बुध पर, कि बुध का जो बुध को बस तो सही यस नो बोलना है, ताकि बातें आगे बढ़ता हुआ चले। बुध जिस राशि में है उसका स्वामी देव गुरु बृहस्पति लग्न से भी केंद्र में है, चंद्रमा से भी केंद्र में है, जी हुआ, इसलिए हाँ यह नीच भंग हुआ, परंतु चंद्रमा कमजोर होने के कारण पूर्ण रूप से प्रभावी यह सूत्र नहीं हुआ। यदि यही चंद्रमा मजबूत होता, नीच राशि का नहीं होता, तो पूर्ण रूप से होता। या दूसरा यह भी सूत्र है कि जो ग्रह नीच राशि का है उसका ऊंचा नाथ लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो, तो अब यहाँ मंगल का ऊंचा नाथ कौन हुआ था, मंगल का ऊंचा नाथ शनि हुआ। शनि लग्न या चंद्रमा से केंद्र में होता, यह भी नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि देव जो हैं वह 11वें भाव में है। चंद्रमा का ऊंचा नाथ शुक्रदेव होते हैं, वह भी लग्न या चंद्रमा किसी से भी केंद्र में नहीं है, इसलिए यह भी नियम लागू चंद्रमा पर नहीं हुआ। अब बुधदेव पर आते हैं, तब बुधदेव का ऊंचा नाथ बुधदेव स्वयं है, जो लग्न या चंद्रमा किसी से भी केंद्र में नहीं है, इसलिए यह भी नियम लागू नहीं हुआ। यहाँ पर तो ग्रहों का नीच भंग ही नहीं हो रहा। अब इसके बाद में क्या यहाँ पर इन नियमों के आधार पर क्या नीच भंग हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। दूसरा सूत्र यह भी है जो हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रह जिस राशि में नीच का हो उसका स्वामी उसको देखता हो पूर्ण दृष्टि से, तो मंगल यहाँ पर नीच राशि में है, तो मंगल नीच राशि में है, इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा देख नहीं रहा है,
इसलिए नीच भंग नहीं हुआ। अब बात करते कि चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है कि नहीं, तो चंद्रमा यहाँ पर वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल देव, मंगल देव भी नहीं देख रहे हैं, नहीं नीच भंग हुआ। अब बुध देव यदि नीच के हैं तो क्या उस राशि के स्वामी क्या बुध देव को देख रहे हैं, तो नहीं हुआ, तो बुध देव का भी नीच भंग नहीं हुआ। हाँ, यदि ये ग्रह अगर कोई भी मंगल बकरी हो तो नीच भंग हो जाए, यदि मंगल देव बकरी है तो नीच भंग हो जाएगा। या जो बुध देव नीच के हैं अगर बकरी है तो नीच भंग हो गया। चंद्रमा तो खैर बकरी कभी होता ही नहीं। या ये तो लग्न कुंडली है, नवमांश कुंडली में यदि चंद्रमा 2 नंबर की राशि में हो जाए, मंगल देव नवमांश कुंडली में यदि 10 नंबर की राशि में हो जाए, या बुध देव नवमांश कुंडली में 6 नंबर की राशि में हो जाए, तो नीच भंग होता है। और भी नीच भंग के कई सूत्र बन सकते हैं। गुरु जी, हाँ जी। यदि बृहस्पति नीच में हो और चंद्रमा उनका हो जाता है राशि ऊंचा नाथ पता बृहस्पति का, हाँ, तो चंद्रमा से तो केंद्र में हो जाएंगे वो चंद्रमा। अगर बृहस्पति नीच के होगा, रुकिए हम बताते हैं, अगर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो गए, रुकिए जरा सा इसको पहले साफ करते हैं। हाथ का लिखा हुआ होता है ना कागज के पर, तो वह सीधे मिटा दिए जाते, नहीं तो ऐसे नहीं मिट पाता। शनि का ऊंचा नाथ शुक्र, हाँ, देवगुरु बृहस्पति को नीच लिख दिए। अब बोलिए। तो इनका चंद्रमा होता है ऊंचा नाथ, हाँ जी। तो चंद्रमा तो चंद्रमा हो जाते तो लग्न चंद्रमा से, हाँ हाँ हाँ, तो चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो और मजबूत स्थिति में हो, चंद्रमा को देखना है ना। हाँ, तब चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो और मजबूत स्थिति में हो। यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई ग्रह नीच का है, जिस ग्रह से नीच भंग हो रहा है उस ग्रह को मजबूत होना, शुभ होना आवश्यक है। मजबूत है तो नीच भंग कर देगा। अगर वह जिस ग्रह के कारण नीच भंग हो रहा है अगर वह अशुभ फल प्रदाता है तो नीच भंग भी होगा और गलत फल भी देगा। यानी कि राजयोग तो देगा, संपन्नता तो देगा, धन की वृद्धि करेगा गलत फायदे से। चंद्र कुंडली से चंद्र को नहीं देखना है। तो चंद्र कुंडली से तो चंद्रमा से तो सदैव चंद्रमा केंद्र में ही होता है ना। जी जी, वही तो। हाँ, तो यह सूत्र जब जो सूत्र कॉमन हो जाए उस सूत्र को नजरअंदाज किया जाता है। जी जी। जो सूत्र कॉमन हो जाए, जो सूत्र सभी पर लागू होता है, वह सूत्र नहीं लिया जाता है। हाँ जी। इसके बाद में और भी कई चीजें हैं जो सरसरी तौर पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आप लोग पुस्तक भी पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट होता चला जाएगा। अब सरसरी तौर पर जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो नीच भंग राज होने का जो हम लोग चीज याद रखते हैं वह क्या क्या है। तो नीच ग्रह का सबसे पहली बात, यदि कोई ग्रह नीच राशि में हो, यानी कि मंगल देव नीच राशि में है, तो इनका स्वामी या जो भी ग्रह हो, अब बुध देव ही नीच के हैं, तो इनके राशि का स्वामी जिस राशि में नीच के हैं, यदि बुध देव नीच के हैं तो इनके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। देवगुरु बृहस्पति लग्न और केंद्र दोनों से केंद्र में हो जाए तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बुध देव का नीच भंग हो रहा है, पूर्ण रूप से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग्न से नीच केंद्र में तो है ही, लेकिन चंद्रमा से भी केंद्र में है तो चंद्रमा ही नीच का है, क्योंकि चंद्रमा में बल ही नहीं है। चंद्रमा गलत कायदे का हो गया, फल तो देगा लेकिन थोड़ा गलत कायदे से देगा। चंद्रमा का शुभ होना आवश्यक होता है। दूसरा, जिस राशि में कोई ग्रह नीच राशि का बैठा है, जो जिस राशि में नीच का ग्रह बैठा है उस राशि का जो ऊंचाधिपति है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा, यह ऊंचाधिपति हो गया। जो ग्रह नीच राशि में है, जैसे सूर्य ही नीच का है तो उसका ऊंचाधिपति कौन हुआ? यदि सूर्य नीच का है तो उसका ऊंचाधिपति मंगल हो गया।
अगर मंगल चंद्रमा या लग्न से केंद्र में है तो नीच भंग हो गया, यह सूत्र है। यदि नीच का ग्रह नवमांश कुंडली में उच्चिका है तो भी नीच भंग, यदि नीच का ग्रह वक्री है तो भी नीच भंग। यह सबसे ज्यादा प्रभावी सूत्र यही तीन है। अब यहां पर देखा जाए और भी एक सूत्र है, यदि कोई ग्रह नीच का है और नीच ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, अब मान लिया जाए यह चंद्रमा पर यह नियम लागू नहीं होता। अधिकांशतः ग्रहगण जो है, अधिकांशतः ग्रहगण अब मान लिया कि शनि देव नीच राशि के हो गए, 1 नंबर की राशि में यहाँ पर शनि नीच के हो गए, तो 7 नंबर की राशि में सूर्य देव नीच के हो गए, दोनों एक दूसरे से दृष्ट हो गए, दोनों एक दूसरे से दृष्ट हो गए, दृष्ट हो गए, तो क्या हो गया, दोनों का नीच भंग हो गया, नीच भंग हो गए गुरुदेव, दोनों का नीच भंग हो गया। यह अच्छा फल है। लेकिन यदि दोनों ही उच्च के हैं तो यह स्थिति तो उच्च होते हुए भी यह फल गड़बड़ हो जाता है। अगर यहाँ पर सूर्य हो गए, यह भी उच्च के हैं, यहाँ पर शनि है, यह भी नहीं, यहाँ भी नीचे ही लिख दिया हमने, यहाँ शनि है उच्च के हो गए, यहाँ सूर्य है उच्च के हो गए, तो यह स्थिति दोनों उच्च के हैं। तो अब यह जो नियम हम लोगों ने पढ़ा कि यदि दो नीच के ग्रह आमने सामने हो तो नीच भंग हो जाता है, बहुत उत्तम स्थितियां है। लेकिन यदि दो ग्रह उच्च के हैं और आमने सामने है तो बड़ी समस्या देते हैं। क्या दे देते हैं? समस्या दे देते हैं, क्योंकि अब शनि है ऐसा कह सकते हैं कि कमजोर कमजोर मिलकर आपस में मदद करते हैं, दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे तो लड़ जाएंगे, दोनों शत्रु हैं गुरुदेव, शत्रु बलवान है, यह समझना चाहिए। दूसरा सूत्र यह भी है, नीच ग्रह, अगर कोई ग्रह नीच का है, यह विशिष्ट सूत्र है। वह क्या है? यदि कोई ग्रह नीच का है, अब मान ले जाए कि जो उदाहरण हम लोगों ने देखा था कि तो मंगल देव नीच के थे, 4 नंबर की राशि में मंगल देव नीच के थे, तो 4 नंबर राशि का नवमांश कहां से शुरू होता है? 4 से ही, कर्क से ही शुरू होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन राशि में, कर्क राशि से लेकर मीन राशि तक कर्क का नवमांश होता है। अगर मंगल नीच का है तो यह कहाँ नवमांश में किस राशि में होगा? कर्क राशि से लेकर मीन राशि के बीच में किसी ना किसी राशि में तो होगा ना। तो यह जिस राशि में हो जाए, अगर यह शुक्र देव की राशि में ही है तो नीच भंग तो नहीं हुआ ना। अगर यह मंगल मकर राशि में नीच के हो, अगर नवमांश कुंडली में मंगल यहां पर हो जाए, मकर राशि में हो जाए, तब तो नीच भंग हो गया। लेकिन अगर यह नवमांश में शुक्र की राशि में है, तुला राशि में है, तो इसके नवमांश पति जो शुक्र देव हुए वह लग्न से केंद्र में हो जाएं, या अगर शुक्र देव यहीं पे हैं तो चंद्रमा से केंद्र में हो जाएं। यानी कि नवमांश पति लग्न कुंडली में, मतलब कि नीच ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी लग्न कुंडली में लग्न से केंद्र या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होगा, नीच भंग हो जाता है। इस पर मंगल 4 राशि में लग्न कुंडली में नीच का, हाँ, और नवमांश में अगर जो अपने मित्र राशि सूर्य की राशि में हो गए तो, अगर सूर्य की राशि में अगर हो जाते तो मित्र राशि में होने से नवमांश भंग, ये नहीं हुआ, नीच भंग नहीं हुआ, ग्रहगण बलवान हो गए। लेकिन अब यही सूर्य देव जो यहाँ पर जो सूर्य की राशि में मंगल है नवमांश में, अब सूर्य देव लग्न कुंडली से केंद्र में हो जाएं,
या चंद्रमा से केंद्र में हो जाएं तो नीच भंग हो जाएगा। लग्न लग्न कुंडली में देखना है। लग्न कुंडली में देखना। इसके बाद में भी और ढेर सारे सूत्र हैं जो साधारणतया हम लोग देख लेते हैं। वह क्या है उसको भी हम लोग समझ ले। जब नीच भंग राजयोग पर ही कक्षा हो रही है तो जितना ज्ञान अनुभव है लगभग हम लोग चर्चा कर ही ले, क्योंकि जब प्रश्न होता है तभी तो प्रश्न के आलोक में उत्तर मन में ध्यान में आता है। तो नीच ग्रह अगर मान लिया कि मंगल देव हैं या बुध देव ही हैं, अगर केंद्र में नीच के हो जाए, कोई भी ग्रह यदि केंद्र में नीच का होता है तो वह नीच का फल कम देता है या नीच के ग्रह का परिहार होता है। यानी केंद्र में नीच के ग्रह उतने प्रभावी नहीं होते, केंद्र में नीच का योग उतना नहीं लगता, कम लगता है या नहीं लगता है। स्पष्ट हो गया? या चंद्रमा से, हाँ, या नीच का ग्रह चंद्रमा से भी केंद्र में हो तो भी नीच का ग्रह उतना नीच का प्रभाव नहीं देता, कुछ ना कुछ उसके प्रभाव में कमी हो जाती है। यदि नीच का ग्रह केंद्र में हो, केंद्र में ही नीच का ग्रह हो और चंद्रमा भी केंद्र में ही बैठा हो तो वह लग्न कुंडली एवं चंद्र कुंडली दोनों से ही केंद्र में हो जाता है, इसलिए वह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाता है, यानी कि नीच भंग हो जाता है। एक नीच राशि में किस कुंड, हाँ बोला जाए। गुरु जी अगर मान लो केंद्र में ही अगर जो नीच राशि में बृहस्पति हो गए चतुर्थ भाव में, हाँ तो इसमें निचता कम हो जाएगी। हाँ, नीचता कम हो गया, काफी कम हो गया। अगर केंद्र में भी अगर यहीं पे 10 नंबर राशि के देवगुरु बृहस्पति हो गए, नीच के हो गए, तो लग्न से केंद्र में हो गए। और यहाँ चंद्रमा को भी अगर लग्न में है या चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा से भी केंद्र में हो गए तो या नीच भंग हो गया। दूसरा सूत्र कि नीच ग्रह अपने स्वामी के द्वारा देखा जाता हो तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अगर मान कि यहीं पे 10 नंबर की राशि है और शनिदेव यहाँ होते हैं तो अपने स्वामी से देखे जा रहे हैं, नीच भंग हो गया। या शनिदेव यहाँ पर है तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि नीच भंग हो गया। यानी कि जिस राशि में ग्रह नीच का है उस राशि का स्वामी यदि उस भाव को देख रहा है तो नीच भंग होता है। बकरी ग्रह नीच भंग हो जाता है। यदि कोई नीच का ग्रह है और जिस राशि में है, मान लिया जाए कि इस सूत्र को हम लोगों ने चर्चा कर लिया है लेकिन उस बात पर चर्चा नहीं की थी, यदि मान लिया जाए कि 4 नंबर की राशि यहीं पे है, मंगल नीच का है, तो यह चंद्रमा के द्वारा देखा जाए या चंद्रमा इसी के साथ हो जाए तो नीच भंग, यानी कि युत हो या दृष्ट हो, नीच का ग्रह जिस राशि में नीच का है उस राशि के स्वामी से युत या दृष्ट। पहले दृष्टि वाली ही चर्चा की गई थी, युत वाली नहीं की गई थी, इसलिए इस बात को दोहरा लिया गया है। यदि कोई ग्रह नीच राशि का हो और उसी राशि में उच्च का होने वाला ग्रह हो, जैसे कि अभी कुछ क्षण पहले हम लोगों ने यहाँ पर 12 नंबर की राशि में 11वें भाव में बुध देव भी थे नीच के थे, शुक्र देव भी थे नीच के थे, पहले शुक्र देव उच्च के, तो यहाँ पर बुध देव का नीच भंग हो गया। यानी कि जो ग्रह नीच का हो उसके साथ उसी राशि में उच्च का होने वाला ग्रह हो तो भंग हो जाता है, नीच भंग हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज का यह पुस्तक के आधार पर गुरु जी नीच भंग होना और संपन्नता की ओर लेके जाना दोनों अलग अलग बातें हैं ना। नहीं, तो नीच भंग होगा तो संपन्नता की तरफ लेकर जाएगा, लेकिन हाँ यदि नीच भंग हो रहा है तो जिस ग्रह के कारण हो रहा है उस ग्रह का बलवान होना आवश्यक है। अब यदि यहीं पे बुध एवं शुक्र की बात की गई, नीच भंग हो गया तो शुक्रदेव मजबूत होने चाहिए, अंशात्मक मान से भी, नवमांश कुंडली में भी शुक्रदेव को देखें कि उनकी स्थिति सही है, कहीं नवमांश में ही नीच के तो नहीं हो गए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि जिस ग्रह से
कोई ग्रह नीच भंग हो रहा होता है तो नीच भंग करने वाले ग्रह को बलवान होना आवश्यक है, शुभ होना आवश्यक है। शुभ होना उतना आवश्यक नहीं जितना बलवान होना आवश्यक है। बलवान होना आवश्यक है जिस ग्रह से नीच भंग हो रहा है। अब बातें स्पष्ट हुई? गुरुदेव प्रणाम। जी आशीर्वाद। गुरुदेव, यदि कोई ग्रह उच्च का है लगन कुंडली में और वही ग्रह नवांश कुंडली में नीच का हो जाए तो उसका क्या फल होगा? वह नीच के जैसा फल देगा। उसका क्या नवांश कुंडली में परिहार हो सकता है या लगन कुंडली में ही परिहार होता है? नहीं 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 नहीं, परिहार लग्न कुंडली में ही होगा। हाँ, अब नवमांश वर कुंडलियों में भी नीच भंग होते हैं, लेकिन जब खास उसी विषय वस्तु से प्रश्न हो तो अगर मान लिया किसी का व्यवसाय से संबंधित, नौकरी से संबंधित फलादेश करना है, वह लग्न कुंडली में ठीक है। नवमांश वह दशमांश कुंडली में नीच का हो गया, तो दशमांश कुंडली में जो ग्रह नीच के हो रहे हैं, क्या दशमांश कुंडली में इन्हीं सूत्रों को लग्न कुंडली के जैसा मानकर दशमांश कुंडली में लगाते हैं? यदि वह नीच भंग हो रहा है तो उत्तम है, फिर नीच भंग वहां पर समाप्त हो गया कार्य क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पर नवमांश कुंडली में यदि नीच भंग होता है तो दाम्पत्य जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं। वास्तविक रूप से नवमांश कुंडली से दाम्पत्य जीवन का विचार नहीं किया और जाता। एक प्रश्न रह गया गुरु जी। अभी अगर जो रुकिए ना, नीच का मेरे रुकिए ना, बताओ। जब एक आदमी से बातचीत चल रही है तो कम से कम उनके बातों पर जब हम जवाब दे रहे हैं तो कम से कम वह पूर्ण हो जाए, उसको सुन लीजिए। हमने अभी कहा है कि वास्तविक रूप से नवमांश कुंडली से दाम्पत्य जीवन का विचार किया ही नहीं जाता। वास्तविक रूप से नवमांश कुंडली जो आपके जीवन में ईश्वर के तरफ से आपके पग पग पर साथ देने वाला है, आपके जीवन के जो सहयोगी है, जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाना चाहता है, उसकी वह कुंडली है नवमांश कुंडली। अब बात समझ में आई? और दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है, पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित रहते हैं। इसलिए नवमांश कुंडली से दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है। हाँ, अब बोला जाए हाँ गुरु जी, जैसे अगर जी कोई कोई